नमस्कार। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। काशी तमिल संगमम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस खास प्रोग्राम में अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारतवर्ष की दो प्रमुख संस्कृतियां अब आपस में संगम करने वाली हैं। काशी और तमिलनाडु के बीच भले ही दूरी करीब 3000 किलोमीटर की हो, लेकिन दोनों ही भारतीय सनातन संस्कृति और अध्यात्म के बड़े प्राचीन पौराणिक केंद्र भी हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के तौर पर काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम का एक अनोखा जुड़ाव है। इसी महान धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को प्रगाढ़ करने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। 16 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच एक महीने में तमिलनाडु से 16 अलग अलग विधाओं में पारंगत कलाकार इस बनारस आएंगे, यहाँ की संस्कृति को जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान का ये आयोजन किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ने इन करीब 2,500 खास मेहमानों के काशी और अयोध्या की तीर्थ यात्रा का पूरा इंतजाम अपने हाथों में लिया है। इसके क्या मायने हैं, कैसे भारत की ये दो प्राचीन संस्कृतियां और करीब आएंगी, इसका असर क्या होगा, दोनों ही क्षेत्रों पर इसका क्या असर होगा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आवाज़ें जो कि हम काशी से ही लेकर के आए हैं, पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहना वहाँ के लोगों का। इस राजलिंगम जो कि जिलाधिकारी हैं वाराणसी के, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा समिति के, और रवि कुमार जो कि सुब्रमण्यम भारती, बहुत बड़ा नाम, उनके रिश्तेदार खुद काशी में हैं। आइए इन आवाज़ों को सुनते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा पर वापस आएंगे। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु और काशी के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए और कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और चेन्नई के आईआईटी और वाराणसी के जो बीएचयू, इन लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है। काशी में अभी बीएचयू कैंपस में और काशी में इसकी बहुत से तैयारियां हो रहे हैं। वेन्यू एमपी थिएटर, बीएचयू कैंपस में एमपी थिएटर में एक कार्यक्रम होगा, तो इसके लिए बहुत तेज़ी से तैयारियां हो रहे हैं। और 12 सेमिनार होंगे। देयर विल बी 12 एकेडमिक प्रोग्राम्स, सेमिनार्स ऑन सब्जेक्ट डोमेन ऑफ ईच ग्रुप, लाइक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के रिलेटेड, टीचर्स के लिए भी एजुकेशन रिलेटेड, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनके ट्रेड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ तमिलनाडु एंड काशी, ऐसे अलग अलग थीम पर 12 सेमिनार्स होंगे। उसके लिए भी एक्सपर्ट्स के आइडेंटिफिकेशन हो रहा तय हुआ है। भारती जी ने यहाँ पर कई बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात की, मालवीय जी से मुलाकात की, और ये बाल गंगाधर, विपिन पाल, ऐसे हस्तियों से उन्होंने मुलाकात की और जयनारायण इंटर कॉलेज में उन्होंने शिक्षा लिया। नहीं है, बीएचयू को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है इन मेहमानों के स्वागत के लिए, तमिलनाडु के मेहमानों के स्वागत के लिए। और अगले 15 दिन या फिर कहें 17 नवंबर से जो ये शुरुआत होगी, उसके बाद पूरी की पूरी जो काशी है उसमें ये जो तमिल संगम का एक अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा समिति के शिक्षा मंत्रालय में, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ बीएचयू में प्रोफेसर हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री जो कि वेद और ज्योतिष विभाग के साथ संबंध है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री शास्त्री जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी और तमिलनाडु, दो संस्कृतियों का एक समागम हमें देखने को मिलेगा। कितना उत्साहित हैं आप? जी, बहुत एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, उनकी विजन है, दृष्टि है, उसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा करा रहे हैं। जी देखिए, ये सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तमिलनाडु और काशी का जो संबंध है ये अत्यंत प्राचीन है और अपूर्व है। और
काशी विश्वनाथ यात्रा दक्षिण भारत से जो कोई करते हैं वो पहले रामेश्वरम जाके वहां कोटि तीर्थ स्नान करते हैं, फिर वहां से तीर्थ लेकर यहाँ काशी आते हैं, काशी में अभिषेक करते हैं, फिर यहाँ से गंगा तीर्थ लेके जाके रामेश्वरम में रामेश्वर का अभिषेक करते हैं। उससे ही काशी यात्रा पूर्ण होती है संपूर्ण दक्षिण भारत के लोगों का। और दक्षिण भारत जो जीवन में एक बार काशी यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए तमिलनाडु में स्थान स्थान में काशी विश्वनाथ मंदिर बने हैं और हजारों सालों से ये मंदिर हैं। और जहां काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है, स्थानीय मंदिर में काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मंदिर दूसरे मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापना की गई है। इस प्रकार तमिलनाडु में गांव गांव में स्थान स्थान में काशी विश्वनाथ के साथ लोग जुड़े हैं। तो इस प्रकार के जो तमिलनाडु और काशी का जो संबंध है, इसका पुनर्दृढ़ीकरण अभी हो रहा है। सर, आपकी हिंदी को सुनकर के बहुत आनंद हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमसे इस तरह से मुखातिब, आप तो भारतीय भाषा जो समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं और भाषाओं को समृद्ध करना अब शायद आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर और बढ़ गई है। प्रोफेसर साहब, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। काशी की अगर हम बात करें, भगवान शिव की नगरी कहा जाता है इसको, और भगवान शिव की नगरी रामेश्वरम भी है। भगवान राम भगवान शिव दोनों ही वहां पर गए और दोनों ही भगवान काशी में भी आए। तो ये आध्यात्मिक तौर पर दोनों ही शहरों के संबंध को आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद में फिर जो आज बीएचयू में तैयारियां हो रही हैं उस पर बाद में आपसे कुछ सवाल करूंगा। जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब हम उत्तरवासी लोग दक्षिणवासी कहें कि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों का मेल होने जा रहा, यही मेल ही संगम बन गया है। प्रपायामिव संगमः, जैसे कोई एक उद्देश्य से संपूर्ण संसार के लोग एक साथ मिलते हैं, वैसे हम आज जो उत्तर भारत के लोग हैं दक्षिण भारतीय लोगों का सम्मान करने का हमको अवसर मिल रहा है। उन सारे लोगों का हम अपने प्रांगण में, अपने घर में सम्मान करेंगे, उनकी संस्कृति से परिचित होंगे, उनकी भाषा से परिचित होंगे। और हमारे यहाँ तो सदैव से अतिथि देवो भव, अतिथि देव होते हैं, अतिथि की पूजा करने का विधान रहा है। अतिथि को नहीं कुछ देना है तो तब भी हम ये चार चीजें हमारे यहाँ कभी कब नहीं पड़ती थी। संस्कृत भाषा में कहा गया कि जब कोई हमारा अतिथि आता है तो नहीं कुछ होता है तो हम उसको स्थान में पृथ्वी ही दे देते, भूमि आसन। तृणानि भूमि रुदकम, एक तो तृण का आसन बना हुआ रख देते हैं कि आप विराजें। भूमि उदकम, उदकम माने जल पीने की व्यवस्था करते हैं। और वाक चतुर्थी च सूर्यता, मीठी वाणी से मिलते हैं, कड़वी वाणी हमारी नहीं होती, मधुर भाषा में बात करते हैं, जो भी हमारी भाषा है। तो हम लोग प्रायः भारतवासी अलग अलग प्रांतों में एक दूसरे की भाषा से, उसकी संस्कृति से विधिवत परिचित नहीं हो पाते। और यह भी तय है कि जैसे दिन रात्रि का मेल कभी नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं, वैसे ही उत्तर और दक्षिण रहेंगे तो स्थान भेद, लेकिन दिन और रात्रि का मेल संध्या करा देती है। जो संध्या काल होता है, दिन की समाप्ति रात्रि का आगमन अथवा रात्रि की समाप्ति दिन का आगमन, इस दोनों की कड़ियों को जोड़ती है संध्या। उसी प्रकार से भले ही स्थान की दूरी रहे, पर जब हम परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की संस्कृति से, एक दूसरे के भाषा से, उसके कार्य शैली से और उनके व्यवहार से परिचित होंगे, तो स्वाभाविक है कि हम सब, जो हमारे ऋषियों की कल्पना थी कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। और साथ में हमारी ये कल्पना थी यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां संपूर्ण विश्व एक नीड में, एक घोंसले में आ जाता है। तो ये काशी और तमिल का जो संगम है, इसमें एक बात जो आपने प्रारंभ में कही कि बाबा विश्वनाथ हमारे यहाँ काशी में और रामेश्वरम, ये दोनों ज्योतिर्लिंग है और दोनों दो विशेष प्रकार से हमारे यहाँ सप्तपुरियों में जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया,
काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये सातों पुरियों भारत को एक में बने रखने का संकेत देती हैं जी। और यह भी इसके पीछे का जो हमारे यहाँ का ऋषियों का चिंतन था, आचार्यों का, हमारे पूर्वजों का, वो चाहते थे कि जब हम गंगोत्री से जल भरे, उत्तर का जो छोर है गंगोत्री, जहां से आगे चीन का बॉर्डर शुरू होता है, गंगोत्री से जल भरते हैं और कांवड़ यात्रा करते हुए हम लोग रामेश्वरम जाकर के वहां ज्योतिर्लिंग जो भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित हैं और बगल में हनुमान जी के द्वारा काशी विश्वनाथ भी वहीं स्थापित है जी जी। तो वहां जल चढ़ा करके अपने को मुक्ति की कामना करते हैं। उधर के लोग यहाँ काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते थे। तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग एक दूसरे से भले ही दूर रहते हों पर जुड़ने के लिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने एक मार्ग स्थापित किया था, बना दिया था। उसमें आज ऐसा सुयोग आया, संयोग बन रहा है। हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ये विशेष दूरदृष्टि है, जिन्होंने ये इस प्रकार की सोच रखी और उसमें हम सब अब एक साथ हो रहे हैं, जहां उनकी भाषा से हम परिचित होंगे, उनकी कार्यशैली से परिचित होंगे और एक विशेष बात है, हमको उनका आतिथ्य करने का सौभाग्य अवसर प्राप्त मिलेगा। होगा। जी। हाँ जी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद शास्त्री जी अब आपसे समझेंगे, क्योंकि पूरी तैयारियां आपकी देख रेख में हुई हैं, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं और कैसे हम और करीब आएंगे अगले एक महीने के दौरान, वो हम आपसे समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में, और चर्चा में आज का विषय है काशी तमिल संगमम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। काशी तमिल संगमम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि काशी और तमिलनाडु कैसे अब और करीब आने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और जिस तरह से प्रोफेसर शास्त्री जी ने कहा, गिरिजाशंकर शास्त्री जी ने, कि एक संध्या का समय है, कि दोनों ही संस्कृतियों के लिए संध्या का समय है, कि किस तरह से एक संध्या के समय ये दोनों ही जो संस्कृतियाँ हैं वो अब संगम करने वाली हैं। और ये 17 तारीख को यात्रा शुरू होगी, 19 तारीख को मेहमान आ जाएंगे, अतिथि विश्वनाथ बाबा की नगरी, और वहाँ पर कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों के बाद वो प्रयागराज भी जाएंगे, फिर अयोध्या की यात्रा, और उसके बाद फिर काशी, और काशी से वापस चेन्नई या फिर तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में ये हमारे मेहमान जाएंगे। और दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मश्री चंद्रकृष्ण शास्त्री जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा समिति के, शिक्षा मंत्रालय में बहुत ही अहम जिम्मेदारी इस पूरे महोत्सव की इनके कंधों पर है। शास्त्री जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर ये सब समागम हमें देखने को मिलेगा, कैसे आप लोगों ने सेमिनार्स की तैयारी की है और क्या कुछ प्रोग्राम है आने वाले दिनों में? जी, वो
तैयारियों के बारे में बताने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। जी। संस्कृति पूरे संपूर्ण भारत की संस्कृति एक है, दो नहीं है। बिल्कुल। संस्कृति की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है जी। लेकिन आत्मा एक है, अंतसत्व एक है, भाषाएं अनेक लेकिन भाव एक। इस प्रकार इस एकत्व का, एकात्मता का, आत्मीयता का, समरसता का अनुभव करने के लिए ये संगमम कार्यक्रम है। बहुत सुंदर। ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के लिए आईआईटी चेन्नई मद्रास के द्वारा वेबसाइट में प्रकाशन किया गया, प्रचार किया गया। उसके तहत बहुत से लोगों ने आवेदन किया। फिर उससे अभी 12 ग्रुप में, 12 गुटों में 2500 प्रतिनिधियों का चयन हुआ है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, आर्टिसंस, लिटरेचर, बिजनेस, हेरिटेज, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, टेम्पल्स, रूरल, कल्चर, ऐसे इस प्रकार 12 विषयों में प्रतिनिधियों का चयन हुआ है। एक ग्रुप में 210 प्रतिनिधि होंगे। स्पेशल ट्रेन से 3 ट्रेन होंगे, उसमें हर ट्रेन में 3 स्पेशल कोच होंगे। हर 2 दिन में एक बैच चेन्नई से और तमिलनाडु से रामेश्वरम, चेन्नई और कोयम्बतूर 3 स्थान से प्रस्थान करेंगे। फिर यहां वो आएंगे, 2 दिन वाराणसी में रहेंगे, आने में 2 दिन लगेगा, यहां 2 दिन रहेंगे, फिर 2 दिन अयोध्या और वाराणसी जाएंगे, अयोध्या और प्रयागराज जाएंगे, फिर वापस जाएंगे। यहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुख्य कार्यक्रम होगा, जो वहां से प्रतिनिधि आएंगे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिर विश्वनाथ मंदिर देखेंगे, सारनाथ जाएंगे, सारनाथ दर्शन करके फिर गंगा आरती देखेंगे, गंगा क्रूज नाव के द्वारा सभी घाटों का दर्शन करेंगे। फिर अगले दिन फिर उनके एक एकेडमिक सेमिनार होगा। उस ग्रुप का जो विषय है, उस विषय के आधार पे संगोष्ठियां होंगे। फिर उसके बाद वो मेले में भाग लेंगे। 2 दिन का उनका इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा यहाँ जो बीएचयू में जो तैयारियां हो रहे हैं, जहां संगमम कार्यक्रम का स्थान है, उस स्थान में उत्सव जैसे, मेला जैसे दिन भर कार्यक्रम होंगे। स्टॉल्स हैं, लगभग 75 स्टॉल्स अभी बने हैं, जिसमें तमिलनाडु के हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के सभी प्रकार से कितने भी हस्तकौशल के, हैंडीक्राफ्ट्स के कितने भी प्रोडक्ट्स हैं तमिलनाडु के, उन सभी प्रोडक्ट्स के और हैंडलूम्स के वहां प्रदर्शन भी होगा, सेल भी होगा और प्रात्यक्षिक भी होगा। इसके अलावा तमिलनाडु के जितने भी आहार व्यंजन विशेष है, खाद्यों का कुजिन बोलते हैं जी, कई सभी प्रकार के कुजिन्स के वहां फूड कोर्ट होगा। फिर प्रतिदिन शाम को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें तमिलनाडु से कलाकार आएंगे। तमिलनाडु के जितने भी प्रकार के कलाएं हैं, कलाओं में क्लासिकल आर्ट होगा या फोक आर्ट होगा, लोक नृत्य, लोकगीत आदि सभी प्रकार के कलाओं का यहाँ प्रदर्शन होगा। तमिलनाडु के जितने यहाँ कलाकारों का यहाँ ये होगा और कई प्रकार के स्टॉल्स होंगे। ये एक अद्भुत संगम होगा। तमिलनाडु के कलाकार, विद्वान, एक्सपर्ट सब आएंगे और काशी के भी एक्सपर्ट्स होंगे। इन सभी के, काशी के एक्सपर्ट्स, तमिलनाडु के एक्सपर्ट्स, काशी के स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स, इन सभी का आइडियाज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का
एक्सचेंज होगा, विचार विनिमय होगा, ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम तय हुआ है। जी गिरिजाशंकर जी, अब हम आपसे थोड़ा सा काशी का पर्सपेक्टिव समझ लें। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं, बीएचयू में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? और अभी तो जम्मू कृष्ण जी ने बताया कि काफी वो उत्साहित हैं आप लोगों की तैयारियां देख करके। आप लोग के मन में जो उत्साह है उसका थोड़ा सा आपके जरिए हम समझ पाए। जी, संपूर्ण काशी इस समय प्रतीक्षारत है कि कितने शीघ्र मिलन हो और हम भी वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की कला, वहाँ के लोगों के रहन सहन को जाने और परस्पर एक होकर के हम लोग एक स्वर से बोले कि हम सब भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है। उत्तर दक्षिण ये तो केवल दिशा के बोध के लिए कहा गया है। हाँ, भाषा में जो थोड़ा अंतर तो रहता है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो माता से ही भाषा प्राप्त होती है। लेकिन आज हम सारे काशीवासी इस प्रतीक्षा में हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और ये प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं। हमारे इस बीएचयू में एम्फी थिएटर में ये संगम सबका होने जा रहा है, यहीं कलाओं का प्रदर्शन भी होगा। तो काशी के लोग सब उत्साहित हैं और स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि हम लोगों का आज से नहीं, हमें लगता है कि जब से यह भारत देश है और काशी नगरी है, तब से यहाँ ज्ञान का तो भंडार है ही, साथ में भक्ति की भी पराकाष्ठा यहाँ रही है और मोक्ष की भूमि भी है। बाबा विश्वनाथ का यहाँ निवास है और हम लोग धन्य अपने को मानते हैं। हमारे आने वाले जो भी अतिथि होंगे उनका हम लोग भरपूर स्वागत करेंगे और उनके स्वर में अपना स्वर मिलाएंगे। और कहते हैं कि काशी जो है वो केदार खंड में है, और अगर हिमालय, हिंदू शब्द की हम कहें, व्याख्या करें तो हिमालय के हिस्से लेकर के इंदु सरोवर पर्यंत कन्याकुमारी तक ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वही हमको एक सूत्र में बांधता है। और इसी की मिसाल है कि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने इस महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सर जी, ऐसा ही है। हम सब एक सूत्र में बंधे ही हैं, पर ये देखने में कुछ अंतर लगता है क्योंकि स्थान की दूरी तो है ही। पर आज जो ये संगम होगा, निश्चित ही वह संगम हम पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का क्षण होगा। इसमें सभी आह्लादित हैं और निश्चित ही उस दिन की प्रतीक्षा है जब हम सब मिलकर के एक स्वर से बोलेंगे कि जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, और हम जय जयकार करेंगे। जयतु प्रोफेसर साहब आप कहेंगे, जयतु संगमम भी कहेंगे। हाँ जी प्रोफेसर साहब, क्या आप कुछ तमिल के शब्द सीख पाएंगे, आपको लगता है अगले 15 दिनों में? निश्चित ही, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भाषा जो है ना वह न केवल पढ़ने से नहीं आती। भाषा का ज्ञान तो परस्पर जब संवाद होता है, एक दूसरे को सुनते हैं। जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से किसी भाषा को नहीं जानता, माँ जैसा बोलती है उसको सुन करके अनुकरण करता है। तो हम लोग भी जब तमिल से भेंट हमारी संगम होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ तमिल के शब्दों को सीखें, का आदान प्रदान करें अपनी भाषाओं का। अभी तो थोड़ा सा पीछे जाएं हम, और तमिल भाषा के बारे में अगर हम आपसे समझना चाहें तो क्या ये भगवान शिव के द्वारा निश्चित भाषा है जो उपहार के तौर पर तमिलनाडु के वासियों को मिली? ऐसा हम सुनते आए हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, अगस्त्य महर्षि यहाँ काशी में तपस्या किए थे। उसमें उस समय भगवान विश्वनाथ जी उनको प्रत्यक्ष होके बताया कि आप तमिलनाडु जाइए, वहां जाइए और वहां भाषा के लिए ये व्याकरण लिखिए, ऐसा। इसलिए उन्होंने यहाँ से वहां जाके तोलकापियर नाम का व्याकरण ग्रंथ लिखा। 5000 और भी कई हजार साल पहले उन्होंने ये व्याकरण का ग्रंथ लिखा था, वही तमिल का आधार है। और उसके बाद तो तमिल वाङ्मय में बहुत से ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। आज अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर बात करते हैं तो तमिल भाषा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समृद्ध भंडार है। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। महर्षि अगस्त्य का जिक्र किया आपने। और प्रोफेसर गिरिजाशंकर जी, अगस्त्य मुनि जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर गए, जब काशी उनसे छूट रही थी तो बहुत ज्यादा रोए,
वो जाकर के भगवान संकट मोचन के सामने उन्होंने रोदन किया, माँ गंगा से कहने लगे कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन ये शायद ईश्वर की ही ये नियति थी कि उनको उत्तर की संस्कृति को लेकर के दक्षिण भेजा जाए, और दक्षिण में भगवान राम की जो यात्रा हुई, जिसमें उन्होंने काफी बड़ा सहयोग दिया अपने रामेश्वरम की यात्रा में, लंका की विजय की यात्रा में, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और बिल्कुल सही उन्होंने जिक्र कर दिया चमू शास्त्री जी ने कि ये अगस्त ऋषि की देन है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन जो उन्होंने कराया, आज उसकी परिणति हम इस संगमम के रूप में देख रहे हैं। ये निश्चित है, अगस्त ऋषि का बड़ा योगदान है। ये एक तो विंध्याचल के बढ़ने की जो कथा आती है, जी, तो विंध्याचल को झुकाने का कार्य अगस्त ने किया था। वहां जो आतापी बातापी राक्षस समुद्र में जाकर के रहते थे और निकल करके ऋषियों मुनियों को कष्ट देते थे, उनको भी जाकर के अगस्त ने निगल लिया, एक प्रकार से उनको नष्ट किया, और एक व्याकरण शास्त्र की रचना जाकर के तमिल में किया है, जिसका लाभ विजय शंकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री इस वक्त इंडोनेशिया की राजधानी बाली पहुंच चुके हैं और G20 के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ये सीधी तस्वीरें बाली से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री वहां का आगमन वहां पर हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि भारत अब अध्यक्षता लेने जा रहा है 1 दिसंबर से, और इंडोनेशिया के पास इस वक्त ये जो अध्यक्षता है, अब ये आधिकारिक तौर पर भारत की ओर भारत को सौंपी जाएगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण यह दौरा प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है इंडोनेशिया की धरती, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, जहां पर इंडोनेशिया अब G20 की अध्यक्षता जो है वो आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपेगा। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 3 विकासशील देशों का पहली बार ट्राइका बनेगा, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अगले 3 सालों तक आप कहें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो G20 की अध्यक्षता है वो 3 विकासशील देशों के हाथों में होने की वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की जो आवाज है अब पुरजोर तरीके से रखी जाएगी, समझी जाएगी, और विकास की इस पूरी धारा में जब विश्व ऊर्जा सुरक्षा, जब पूरा विश्व खाद्य सुरक्षा, पूरा विश्व महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों से इस वक्त परेशान है, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से परेशान है, तो दुनिया के 75% की जीडीपी में योगदान करने वाले ये 20 देश अब इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि विश्व की नीतियों के केंद्र में होना क्या चाहिए, और इसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ही 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा है दुनिया के। स्पष्ट तौर पर जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको केंद्र में रखते हुए ये G20 की जो पूरी की पूरी अवधारणा अध्यक्षता की है वो भारत करने जा रहा है। अगले 1 साल काफी अहम होने जा रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा बैठकें आयोजित की जाएंगी, और न केवल G20, बिजनेस की बात करें तो B20, थिंक टैंक की बात करें तो T20, जो समितियां हैं, संस्थाएं हैं, संस्थानों का जो मिलन है C20 के जरिए, इस तरह से अलग अलग फोरम्स पे ये जो अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं 500 से ज्यादा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधिकारिक तौर पर 200 से ज्यादा बैठकें होने की उम्मीद है, और कल्मिनेशन भारत उम्मीद करेगा कि जब नवंबर 2023 में भारत में नई दिल्ली में जब इस पूरे समायोजन का, पूरे आयोजन का, अध्यक्षता की पूरे साल भर जो आयोजन किए गए हैं उसका जब समापन किया जाए तो विश्व को एक ऐसी दिशा मिले, विश्व को कुछ ऐसे समाधान मिले जो आज की जरूरतों के मद्देनजर, आज की परेशानियों को मद्देनजर विश्व को एक सही दिशा में ले जाने का काम करें। और वही कोशिश प्रधानमंत्री एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे जब कल और परसों ये जो इंडोनेशिया दौरा है प्रधानमंत्री का, उसके जरिए पूरे विश्व को एक बार फिर से भारत की प्राथमिकताओं के साथ भारत के विचारों को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी बाली, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही अहम इस लिहाज से भी क्योंकि
G20 की अध्यक्षता तो भारत को सौंपी ही जाएगी। इसके अलावा जो द्विपक्षीय कार्यक्रम है, द्विपक्षीय नेताओं के साथ मुलाकात है, वो भी बहुत ही अहम है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत इस वक्त की जो समस्याएं हैं, इस वक्त की जो प्राथमिकताएं हैं विश्व की, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। और इसमें काफ़ी अहम ये है कि भारत उन समस्याओं पर अपने विचारों को किस तरह से रखता है। जैसा कि आपको पता है कि कल सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 7 बजे ये वर्किंग सेशन शुरू हो जाएंगे। जो पहला ही सत्र है वो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के काल के बाद में जो खाद्य सुरक्षा का जो संकट है वो पूरी कम से कम विकासशील देश और जो कम विकसित देश हैं उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या बनकर के आया है। तमाम दुनिया के देशों में जो खाद्य पदार्थों की कीमतें, सप्लाई चेन डिसरप्शन होने की वजह से ये समस्या उभरी है, उसका कुछ समाधान पूरा देश, पूरी दुनिया एक तरह से पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊर्जा की जो मांग है, उसकी ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। इस पूरे संकट के दौरान, कोरोना संकट के दौरान, जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के संकट के तौर पर विश्व ने ऊर्जा संकट को महसूस किया, तो आपने देखा होगा कि जो यूरोजोन है, जो अमेरिका है, वहाँ पर लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी। क्रूड ऑयल की कीमतों में अब थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 2030 तक अगर कार्बन फुटप्रिंट को सभी देशों को मिलकर के एक साथ कम करना है, तो कैसे ये सारे के सारे जो 20 प्रमुख देश हैं वो कैसे एक राय, एक मंच पर आकर के इसका कोई समाधान निकालते हैं, उस पर कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की राजधानी बाली पहुंच गए और लगातार जो इस दौरे से जुड़ी जानकारियां हैं वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज़ नाइट, देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।